अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौ बच्चों, हमारे आखिरी लेक्चर में बात हुई थी कि जो भी ज़ियाई तालीम का अमल है उसके लिए सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, उसके बाद कुछ और तजुर्बात हुए और उन तजुर्बात की मदद से ये बात साबित हुई कि पौधों के लिए ज़ियाई तालीम का अमल बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ज़ियाई तालीम के लिए जो तजुर्बा हुआ वो सबसे पहले तजुर्बा किया था जोसेफ प्रेस्ले। किसने किया था? जोसेफ प्रेस्ले। जोसेफ प्रेस्ले ने, जो कि 1733 से 1804 तक रहे, उन्होंने 1770 की जो दहाई थी, यानी वो जो एरा था, वो टाइम था, उसमें बहुत सारे तजुर्बात किए और उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश किया कि जो भी सब्ज पौधे होती है उनकी जो नमो होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है, उसमें हवा का बहुत अहम किरदार होता है। उसमें जो एयर मौजूद है उस एयर का बहुत अहम रोल होता है। और यही जोसेफ प्रेसले जिन्होंने सबसे पहले ये बात बताया 1774 के अंदर कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है। इस तरह से ये बात की जाती है कि जोसेफ प्रेसले वो साइंसदान है जिन्होंने ऑक्सीजन की क्या करी है, दरियाफ्त करी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने तजुर्बात के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देख रहे हैं, शक्ल को देख रहे हैं, तो आपको बात समझ में आएगी क्या। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया कि मोमबत्ती ली और उस मोमबत्ती को बंद फिजा में, और बंद फिजा को यानी फिजा को बंद करने के लिए या उस मोमबत्ती को बंद करने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्तेमाल किया बेल जार का। बेल जार का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो बेल होती है, यानी घंटी की तरह दिखने वाला एक गिलास के जार का उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसकी वजह से ये हुआ कि जब उन्होंने मोमबत्ती को जलाया तो अब उस जार के अंदर जितनी हवा थी, उस हवा को उस मोमबत्ती ने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर दिया। अब जब उसमें हवा, जो उस जार के अंदर जितनी हवा कैद थी, वो हवा अगर खत्म हो गई तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो जो मोमबत्ती थी वो बहुत जल्दी क्या हो गई, बुझ गई। तो क्या हुआ, उन्होंने मोमबत्ती लिया, मोमबत्ती को एक जार के अंदर पैक कर दिया। अब इसके अंदर जो हवा थी वो बहुत लिमिटेड थी। क्या हुआ कि जब इस जार के अंदर मौजूद जो हवा है वो जैसे खत्म हुई तो वो जो मोमबत्ती थी वो क्या हो गई, बुझ गई। साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, उस जो बंद फिजा वाला जो जगह थी, यानी जो बेल जार था, उसमें उन्होंने चूहा भी रखा। और हुआ ये कि जिस तरह से मोमबत्ती बुझ गई, उसी तरह से जो चूहा था वो भी बहुत जल्दी घुटन की वजह से, हवा की कमी की वजह से क्या हो गया, मर गया। अब उससे क्या नतीजा निकला, उससे नतीजा ये निकला कि वो जो जल्दी हुई मोमबत्ती थी या वो जो सांस लेता हुआ जानवर था, वो किसी न किसी शक्ल में किसके ऊपर मुनहसर था, हवा का। और उसमें यह हुआ कि वहां पर चूंकि जो हवा थी वो खत्म हो गई, तो उन्होंने हवा को क्या किया, नुकसान पहुंचाया। यानी इसका मतलब ये है कि वहां जो हवा मौजूद थी उस हवा को तो पूरी तरह से उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, प्लस उस हवा के अंदर कुछ चीजें ऐसी खारिज की जिसकी वजह से उनके लिए वो क्या बन गया, नुकसानदायक। अब उन्होंने क्या किया, एक और तजुर्बा किया, और उस तजुर्बे में क्या किया, उन्होंने अब बेल जार के अंदर मोमबत्ती भी रखा, चूहे को भी रखा, और उसके साथ उन्होंने क्या रख दिया, पौधा। अब उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मोमबत्ती भी जल रही है, चूहा भी जिंदा है। इससे उन्होंने क्या लॉजिक लगाया, उससे उन्होंने ये लगाया कि नतीजा ये निकाला कि सांस लेने वाले जो जानवर हैं और जलती हुई जो मोमबत्ती थी, वो जिस चीज को हवा में शामिल कर रही थी, उसी चीज को उस हवा से निकालने का काम कौन कर रहा था, पौधा। इसका मतलब ये है कि पौधा वो सारी चीज को इस्तेमाल कर रहा था जो मोमबत्ती खारिज कर रही थी। पौधा वो सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा था जो जानवर खारिज कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वहां जो हवा मौजूद थी वो सच में ज़ियाई तालीम के अमल में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन उस हवा का मुसलसिल कंटिन्यूसली क्या होते रहना चाहिए, प्यूरिफिकेशन, सफाई। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें उसमें शामिल होती है और कुछ चीजें उसमें से निकाली जाती है। वो क्या चीज थी जो शामिल होती है, क्या चीज निकाली जाती है? आमतौर पर अगर आज हम आपको कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती से और उस जानवर से जिसमें से क्या खारिज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो पौधा क्या कर रहा था, अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, और नतीजे में क्या खारिज कर रहा था, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला तजुर्बा होगा जिसकी बुनियाद पर ये बात साबित हुई कि जो हवा है वो इस ज़ियाई तालीम के अमल में बहुत अहम किरदार अंजाम देती है। अगर ये हवा प्योर नहीं रहेगी या ये हवा में वो सारे मादे नहीं रहेंगे जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, मौत। तो फोटोसिंथेसिस का अमल का भी यही मामला था कि हवा की मौजूदगी में या हवा के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें है जो पौधा इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, पहला ये तजुर्बा था।
ना उसके बाद एक और तजुर्बा हुआ, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक तजुर्बाती जो सेटअप बनाया उसमें उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने पौधे को अंधेरे में रखा और एक बार सूरज की रोशनी में इस्तेमाल। ना इनका जो नाम है, उनका नाम है इंजन हाउस। क्या नाम है? इंजन हाउस। 1730 से 1799। उन्होंने क्या साबित किया? उन्होंने ये साबित किया कि पौधे के लिए जो सूरज की रोशनी है वो लाजमी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पौधे होते हैं वो पौधे जियाई तालीब के जरिए हवा को क्या करते हैं, असल में साफ करते हैं। यानी जो बात जोसेफ प्रेस्ले ने बोले कि हवा जो थी वो हवा बार बार क्या होती रहती है, उसकी सफाई होती रहती है, और वो सफाई का जो अमल है वो किसकी मौजूदगी में है? तो ये बात इंडियन हाउस ने साबित किया। जैन इंडियन हाउस ने ये क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जब जियाई तालीब का अमल होता है तो वो जियाई तालीब के अमल के दौरान पौधे जो अतराफ में हवा मौजूद है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और वहां पर क्या खारिज करते हैं? ऑक्सीजन। इस तरह से ये वो बोल रहे कि वहां पर क्या है, हवा को साफ करने के लिए कौन सा अमल जरूरी है? जियाई तालीब। जो क्या करता था, जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले जानवर ने जो भी खराब चीज बाहर खारिज की थी उसको क्या कर रहा था? इस्तेमाल। ना इंडियन हाउस ने क्या किया, अब अपने तजुर्बे के लिए उन्होंने एक आबी पौधे पर एक अच्छा तजुर्बा किया, और जिसके जरिए उन्होंने ये बताया कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो सब हिस्से होते हैं उसके पास छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, और अगर यही अमल को वो अगर अंधेरे में अंजाम दे तो वो बुलबुले नहीं बनते, जबकि यही अगर अंधेरे में रखा जाए तो वहां पर बुलबुले नहीं बनते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तजुर्बे को उन्होंने किया उसमें जहां पर उन्होंने पौधों को रखा और पौधों के ऊपर सूरज की रोशनी डाली, तो पौधे क्या कर रहे थे? उस सूरज की रोशनी के जरिए अतराफ में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे थे और क्या खारिज कर रहे थे? ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन को पानी में की शक्ल में दिखाई दे रही थी। बात समझ में आई? तो हुआ क्या कि उन्होंने जो तजुर्बा किया उस तजुर्बे के जरिए वो क्या बताना चाह रहे? तजुर्बे के जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि पौधा कुछ चीजें अंदर लेता है और कुछ चीजें बाहर खारिज करता है। तो जोसेफ प्रेस्ले ने सिर्फ ये बात बताई कि जो हवा होती है वो हवा का जियाई तालीब के अमल में बहुत अहम रोल है। दूसरा, उस हवा के प्योरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? पौधे। लेकिन पौधे असल में ये काम करते हैं या नहीं करते हैं? इस बात के लिए तजुर्बाती तौर पे या तजुर्बे के लेवल पे, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे प्रूफ किसने किया? इंडियन हाउस ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौधे को लिया, उसको पानी में रखा और उसके ऊपर सूरज की रोशनी डाल दी। तो सूरज की रोशनी डालने के नतीजे में ये हुआ कि वो जो ग्रीन पौधा था, जहां जहां पर भी सूरज की रोशनी पड़ रही थी वहां वहां से क्या निकल रहे थे? बुलबुले। और यही अमल उन्होंने अंधेरे में रखकर मालूम किया, तो वहां पर कोई बुलबुला पानी में मौजूद नहीं था। तो आज हम बोल सकते हैं कि वो बुलबुला किसकी वजह से आया होगा? क्यों बुलबुले बने होंगे? ऑक्सीजन के खारिज होने की वजह से। इसका मतलब ये बात जो जोसेफ प्रेस्ले कह रहे हैं कि पत्ते कोई चीज अंदर लेते हैं और कोई चीज बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर क्या छोड़ रहे हो, अंदर क्या ले रहे हो? आज हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको हमको ये मालूम नहीं था। बाद में उसने क्या दिखाया कि ये जो बुलबुले हैं ये ऑक्सीजन के होते हैं। लिहाजा इससे क्या नतीजा निकला कि सिर्फ पौधे के सब हिस्से ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन खारिज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात हमने पहले बोला कि जियाई तालीब का अमल क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्या खारिज करता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? जानदारों के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि उस बंद जार में वो जो चूहा जिंदा रह गया, वो क्यों रह गया? क्योंकि पौधा क्या कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उस मोमबत्ती के जलने से और चूहे के हमारे तनाफुस की वजह से खारिज हो रही थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा क्या कर रहा था? इस्तेमाल कर रहा था। और बदले में क्या खारिज कर रहा था? और वही ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल कर रहा था? चूहा। वही ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल कर रहा था? मोमबत्ती। इसके नतीजे में वो क्या रहे? मोमबत्ती चलते रही और चूहा जिंदा। बात क्लियर हुई? ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई? जुनैद, गाजिया, अरसलान, आयशा, ठीक ना? तो पहला तजुर्बा किसका था? जोसेफ प्रेस्ले। दूसरा तजुर्बा था जॉन इंजन हाउस। ठीक है।
ना अब तीसरा एक और दिलचस्प तजुर्बा है, और ये जो तजुर्बा किया हुआ है इसका नाम होता है TW एंगलमैन। TW एंजलमैन क्या बोला जाता है इनको? TW थियोडर विल्हेल्म एंजलमैन। ठीक है, तो याद रखना है कि तीसरा तजुर्बा इन्होंने किया। और जब इन्होंने तजुर्बा किया तो इन्होंने तजुर्बा ये कब तक समझा है? 1843 से 1909 ना। अब इनके पास जहन में ये था कि ये बात को उनको साबित करना था। क्या बात को साबित करना था? कि सूरज की जो रोशनी आती है पौधे के ऊपर, तो पूरी की पूरी सूरज की रोशनी फायदेमंद है या सिर्फ सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा है? ठीक है, पूरी सूरज की रोशनी जो शुआ आती है वो शुआ पूरी की पूरी इस्तेमाल होती है, और शुआ में भी कुछ हिस्सा है जो पौधे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि सूरज की रोशनी में यूवी रेस भी होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट तो नुकसानदायक, बराबर है ना? तो अभी जब सूरज की पूरी रोशनी आएगी तो उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट भी रहेंगे, तो उसका फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? तो यही बात जो आज हमको मालूम है, इस बात को समझने की कोशिश किसने किया? TW एंजलमैन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सब्ज एल्गी जिसको बोला जाता है क्लेडोफोरा, किसका इस्तेमाल किया उन्होंने? सब्ज एल्गी। किसका इस्तेमाल किया? सब्ज एल्गी। और इस सब्ज एल्गी का नाम क्या था? क्लेडोफोरा। क्या नाम था उसका? क्लेडोफोरा। अब उन्होंने क्या किया, और ये जो क्लेडोफोरा है ये हवाबाज बैक्टीरिया, उसके साथ उन्होंने किसको ले लिया? हवाबाज बैक्टीरिया। हवाबाज बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? हवाबाज बैक्टीरिया का मतलब होता है एरोबिक। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनको जिंदगी गुजारने के लिए किसकी जरूरत होती है? हवा की। या अगर बोला जाए तो जिनको जिंदगी गुजारने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तजुर्बा समझ में आ रहा है? लॉजिक कैसा लगा है उन्होंने? तो उन्होंने एक इस्तेमाल किया सर्वे की, जिसका नाम है क्लेडोफोरा। और दूसरा तजुर्बे के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? हवाबाज बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनको हवा की जरूरत होती है, या जिनको क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन या हवा उनको नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया? ये जो क्लेडोफोरा है उनके पास हवाबाज जो बैक्टीरिया है उसको मुअल्लक़ रखा, यानी आजाद रखा। ठीक है, और क्या किया? एक प्रिज्म, प्रिज्म जिसको हम बोलते हैं मंसूर, के जरिए रोशनी को उसके साथ कुदरती रंगों में क्या करा? तोड़ दिया। यानी उन्होंने क्या करा? ये जो एल्गी है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए समझिए कि यहाँ पर ये एल्गी है, और इस एल्गी को उन्होंने क्या किया? सूरज की रोशनी देना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? सूरज की रोशनी और एल्गी के बीच में एक उन्होंने क्या रख दिया? प्रिज्म। आमतौर पे जिसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हीरा। क्या कहते हैं हमारी लैंग्वेज में? हीरा रख दिया, प्रिज्म रख दिया, है ना? अब ये प्रिज्म या हीरा रखने की वजह से क्या हो गया? जब लाइट यहाँ पर आई तो वो लाइट बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। यानी लाइट के अंदर जो कुदरती रंग होते हैं उस सारे रंगों में वो क्या हो गया? टूट गया। जिसको आमतौर से हम बोलते हैं विपचो। क्या बोलते हैं हम उसको? विपचो। विपचो का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं वायलेट, वायलेट लाइट बोलते हैं, ब्लू लाइट बोलते हैं जी, ग्रीन लाइट बोलते हैं, वाइट येलो लाइट बोलते हैं, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से ये क्या हो गया? 7 अलग अलग कलरों में, कुदरती रंगों में क्या हो गया? ये जो लाइट थी वो टूट गई। अब उन्होंने ये देखा कि जैसे वो टूट गया तो सब्ज अलगी जो थे, सब्ज अलगी के ऊपर पूरे बैक्टीरिया आ गए, और उन बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन की जो इखराज की जगह थी उसको ढूंढ निकाला। यानी फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि सूरज की रोशनी आई, सूरज की रोशनी जो प्रिज्म पे पड़ी यानी हीरे पे पड़ी, नतीजे में वो जो सूरज की रोशनी थी वो अलग अलग कलरों में तकसीम हो गई। अब ये जो जगह थी, इस जगह पर एल्गी के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया आके क्या हो गए? चिपक गए। अब ये बैक्टीरिया वहां क्यों चिपके होंगे? वो बैक्टीरिया उस एल्गी के उसी जगह पे जाके क्यों चिपके होंगे? क्योंकि वो एल्गी इस जगह से क्या खारिज कर रही है? ऑक्सीजन।
इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला, इसका मतलब ये यहां से उन्होंने ये है, और टैफ में भी जो ये जो अलग अलग स्पेक्ट्रम है, जो टैफ है, यानी जो एक अलग उस और लाल जो खित्ते हैं उनके पास जमा हो गए। इसका मतलब ये है कि पूरी लाइट में से सिर्फ कौन से वाले रीजन, दो रीजन, पहला रीजन कौन सा वाला है, नीला रीजन, और दूसरा रीजन कौन सा है, लाल रीजन। इन पर बैक्टीरिया की जो नंबर है वो ज्यादा। इसका मतलब यह है कि पूरी सूरज की लाइट में से सिर्फ दो रीजन ऐसे हैं जो बहुत ही अहम रोल अंजाम देते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में। और वो रीजन कौन कौन है, एक रीजन है जिसको बोला जाएगा ब्लू रीजन, और दूसरा रीजन है जिसको बोला जाएगा रेड रीजन। यानी पूरी सूरज की रोशनी में से सिर्फ कौन सा स्पेक्ट्रम काम का है, कौन सा स्पेक्ट्रम है जिसकी वजह से पौधे से ऑक्सीजन, ब्लू और रेड रीजन। इससे क्या बात समझ में आई, इस तरह जियाई तालीर का जो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम है, यानी ऐसा स्पेक्ट्रम जिस जियाई तालीर होती है, वो वजूद में आया। यानी इससे ये बात समझ में आई कि पूरी सूरज की रोशनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सूरज की रोशनी का कुछ ही हिस्सा है, स्पेक्ट्रम है, खित्ता है, जिसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के अमल में जाता है। फिर उन्हें यह बात समझ में आई कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनके इंजेजाबी स्पेक्ट्रम से उन्होंने, यानी उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों भी अलग अलग स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। यानी से आने वाली रोशनी के छोटे छोटे खित्तों का इस्तेमाल करके ये क्लोरोफिल का अमल क्या करते हैं, हुए कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो फोटोसिंथेसिस के अमल में सूरज की नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के अंदर से कुछ स्पेक्ट्रम का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली जिस स्पेक्ट्रम का, जिस रीजन का, जिस खत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वो ब्लू और रेड होता है, नीला और कौन है, लाल। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम फोटोसिंथेसिस के अमल में ये ब्लू रीजन, रेड रीजन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, किस तरह से ये इनको अंजाम देते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये सारे के सारे जब अल्फाज हम पढ़ेंगे तो जो बात अभी हम पढ़ रहे हैं सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसको पहले अच्छी तरह से पढ़ें। बात समझ में आई ना। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 19वीं सदी आई, और 19वीं सदी के वक्त में जियाई तालीफ के लिए जो कलीदी खुसूसियात थी वो मालूम है क्या, कि ये जो अमल होता है इस पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से रोशनी की मौजूदगी में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और वहां पर हवा, वहां पर अगर वाटर है, तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये होगा कि वहां पर क्या बनेगा, CH2O। CH2O का मतलब ये कि वहां पर क्या बनने वाला है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के साथ वहां से क्या खारिज होने वाली है, ऑक्सीजन। तो पहली बात तो समझ में आई थी कि ऑक्सीजन खारिज होती रहती है, जोसेफ प्रेसलर ने बताया कि ऑक्सीजन खारिज होती है, जैन एंजेलहाउस ने बताया, तीसरा तजुर्बा किसने बताया, TW एंजलमैन। अब उसके बाद और बात साबित हुई कि ऑक्सीजन तो खारिज होती है लेकिन साथ में वहां पर क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट। ना ऑक्सीजन खारिज करने वाले उज़्वियों में जियाई तालीफ के मजमूई अमल को जाहिर करने वाली जो तजुर्बाती मसावत थी, जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, उस पर मंदाजा तरीके से उसको समझा गया। जहां पर बात साबित की जाती थी कि CH2O को क्या बोला जाता था, कार्बोहाइड्रेट। मसलन हमारे पास जो ग्लूकोज है जो कितने कार्बन से बना हुआ है, 6 कार्बन से बना हुआ है ना। आगे क्या हुआ, जियाई तालीफ से मुतालिक और जो इजाफा हुआ वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या है, कॉर्नेलियस वॉन नेल। क्या नाम है उनका, कॉर्नेलियस वॉन नेल। उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने क्या किया, जो जामुनी और सब्ज बैक्टीरिया है उसके मुतालिक बुनियाद पर उन्होंने क्या बात दिखाया, उन्होंने ये दिखाया कि जियाई तालीफ का जो इन्हिसार है वो सूरज की रोशनी पर है। लेकिन उन्होंने एक और एक्स्ट्रा चीज जो बताई, वो क्या, कि जो तकसीद का अमल होता है
उस तकसीद के अमल से होने वाले मरकबात से हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन निकल कर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। यानी वहां पर कौन सा अमल होता है, रिडक्शन। नो, बात को समझिए, क्या हो रहा है, एक अमल हो रहा है तकसीद। तकसीद का अमल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो तकसीद का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जहां पर चीजें क्या होती है, टूटती है। टूटा कौन है, टूटने वाला कौन है, वाटर। यानी H2O जब टूट रहा है तो उससे ऑक्सीजन निकल रही है और पीछे क्या निकल गई, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आगे किसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके नतीजे में ये होगा कि रिडक्शन का अमल होगा। और इस तरह से अब उन्होंने इक्वेशन को चेंज किया। उन्होंने कहा कि 2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से 2O, CH2O और H2O, जिसके नतीजे में क्या हो गया, जिसके नतीजे में यह हो गया कि जो माहौल है उसमें वाटर भी अवेलेबल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल हो रही है और ऑक्सीजन। तो इस तरह से उन्होंने पहली इक्वेशन करके बताया। किसने बताया इक्वेशन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या है, कॉर्नेल्स वॉन लिन। और इन्होंने उसके लिए किसका इस्तेमाल किया, उन्होंने जामुनी और सब्ज बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। जामुनी मतलब कौन हो गया, वायलेट, और सब्ज मतलब ग्रीन, तो ग्रीन बैक्टीरिया। और अब वायलेट बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पर होता है ब्लू। तो हम यहाँ पर आगे चल के और भी नेम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ग्रीन, ब्लू, सब्ज और जामुनी, यानी सब्ज और नीले, इस तरह से हम आगे चल के बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल, यानी ऐसा क्लोरोफिल जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। अगर इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है तो इसका मतलब वो सूरज की रोशनी का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कौन सा अमल अंजाम देंगे, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर उन्होंने पौधे की जगह किसका इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया। तो इससे बात समझ में आती है कि वहां पर उनको क्या बात समझ में आई, वहां पर उनको ये बात समझ में आई कि वो जो बैक्टीरिया है वो भी क्या कर रहे हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके नतीजे में वो क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वो जो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं उसमें जो हाइड्रोजन है वो कहां से है, इसका मतलब वहां पर पानी क्या होता है, टूटता है। और पानी जब टूटता है तो पानी के पास से जो हाइड्रोजन निकली वो किसके साथ जाके जुड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। एक और बात कि सब्ज पौधों में ये होता है कि जो हाइड्रोजन है, यानी H2O है, वो हाइड्रोजन मोती है। मोती का मतलब क्या होता है, डोनर, देने वाला। क्या बोला जाता है, देने वाला। यहाँ पर जो मोती वर्ड है, ये मोती वर्ड का मतलब क्या है, देने वाला। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देने वाला कौन है, H2। कौन है, H2O। क्या हुआ, आवाज किसको क्लियर नहीं है, आफिया बेटा आवाज क्यों क्लियर नहीं आ रही है आपको, बाकी लोगों को आवाज का कोई इशू आ रहा है क्या, गाजिया, आयशा, अल्तमश, आफिया बेटा एक मरतबा आप दोबारा रिज्वाइन करो। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि सब्ज पौधों में H2O हाइड्रोजन होती है, और इसकी जो ऑक्सीजन है उसमें क्या हो जाती है, तकसीद हो जाती है, वो टूट जाती है। कुछ जुज़े जो है वो जियाई तारीफ के लिए क्या करते हैं, जियाई तारीफ के दौरान ऑक्सीजन खारिज नहीं करते। जैसे जामुनी और सब्ज सल्फर बैक्टीरिया में जहां पर क्या होता है, H2S। तो ये जो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट है, इस हाइड्रोजन सल्फेट पर हाइड्रोजन मोती है, वहां तकसीदी महासिला सल्फर या सल्फेट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है इससे, जिस तरह से हमको ये मालूम करना है कि H2O यानी हाइड्रोजन देने वाला कौन है, तो हम बोल रहे हैं कि पौधों के केस में हाइड्रोजन देने वाला कौन है, वाटर। अब इसी बात को समझना था तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्तेमाल किया बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं सल्फर को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये जो बैक्टीरिया है अगर इनको H2O दिया जाए तो H2S देने क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन अलग हो गया तो उनके पास क्या बन जाएगा, सल्फर, और क्या बन जाएगा, सल्फेट, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट। अगर ऑक्सीजन अलग हो गई तो भी हाइड्रोजन। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फेट से अगर सल्फर अलग होगी तो पीछे क्या बचेगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब देने का काम
हाइड्रोजन देने का काम, मोती का काम देने वाला कौन है? H2S। किस केस में? बैक्टीरिया के केस में। तो पौधों के केस में देने वाला कौन हो गया? वाटर, H2। बात समझ में आ रही है? दो चीजें हो रही, क्या हो रही है कि कार्बोहाइड्रेट जब बनता है, हाइड्रेट बनते वक्त ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CHO ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में ये हाइड्रोजन कहां से आया? बराबर है ना? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन, ये कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन कहां से आया? तो हम बोल रहे हैं कि इस हाइड्रोजन को देने वाला कौन है? H2O, यानी कौन है? वाटर। तो होता क्या है, सूरज की रोशनी में ये वाटर टूटता है, टूटने की वजह से क्या होता है, वहां पर बनती है हाइड्रोजन और वहां पर बनती है ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन देने वाला कौन है? वाटर। ये बात क्लियर हुई। और ये बात को साबित करने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? जामुनी सब्ज सल्फर बैक्टीरिया। जिस तरह से जामुनी सब्ज सल्फर बैक्टीरिया H2S का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है, होता यह है कि वो बैक्टीरिया जब H2S का इस्तेमाल करते हैं तो उनको सिर्फ क्या मिलता है? सल्फर मिलता है। क्या मिलता है? सल्फर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन का इस्तेमाल उनके बॉडी में हो गया। और हाइड्रोजन का इस्तेमाल उनके बॉडी में किस लिए हुआ? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। क्योंकि बाहर सिर्फ कौन निकला? तो जिस तरह से हमारे पास हम ये बोल रहे हैं कि पौधे से सिर्फ बाहर क्या निकलती है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अंदर ही इस्तेमाल हो गई। हाइड्रोजन कहाँ इस्तेमाल हुई? कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ग्लूकोज बनाने में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर पौधा इस्तेमाल करता है वो वाटर असल में हाइड्रोजन डोनर का काम करता है। बात समझ में आई? और हाइड्रोजन डोनर मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं और मुजाहिद दोनों हम लोग चले गए, मैं और मुजाहिद एक रूम में चले गए, एक कमरे में चले गए। अब ये हुआ कि मैं बाहर अकेला निकला और मुजाहिद अंदर रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं और हम दोनों के ग्रुप में, हम दोनों का जो ग्रुप में था, हम दोनों के ग्रुप में अंदर कौन रह गया? मुजाहिद, और मैं आ गया बाहर। इसका मतलब हमारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर डोनर, डोनर कौन हो गया? मैंने मुजाहिद को अंदर क्या कर दिया? छोड़कर आ गया। तो वैसे ही H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी पानी। तो वो पानी क्या करता है? उस पानी क्या जब टूटता है तो पानी के अंदर एक बनता है हाइड्रोजन और एक बनता है ऑक्सीजन। तो हवा में खारिज हो गई, पीछे क्या बना? अभी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने वाला है कार्बोहाइड्रेट बनाने में। इसका मतलब पानी हाइड्रोजन का डोनर है। किस बात के लिए डोनर है? वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या दे देता है? हाइड्रोजन। और बाहर क्या खारिज कर देता है? ऑक्सीजन। क्यों ये क्वेश्चन आया? क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि दो चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से हम ये कहते हैं कि बाहर क्या निकलती है? बाहर निकलती है ऑक्सीजन। अब सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है या ऑक्सीजन पानी दे रहा है? ठीक है, एक। दूसरा ये कि यहाँ पर जब आगे चल के कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो उस कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? हाइड्रोजन। तो सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन बाहर जो निकली थी वो किसकी थी? इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, बाहर कौन निकल गया? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि टूटता कौन है? पानी। और पानी टूटकर क्या देता है? ऑक्सीजन। और पानी टूटकर क्या दे देता है? हाइड्रोजन। तो नतीजे में ये होता है कि पौधे के अंदर बनती है कार्बोहाइड्रेट और पौधे से बाहर निकलती है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन देने का, ऑक्सीजन को बाहर खारिज। जो अमल हुआ ये किसके जरिए हुआ? पानी। और वो पानी टूटा किसकी मौजूदगी में? सूरज की रोशनी। अभी क्लियर हुआ? और उसी तजुर्बे को समझने के लिए उन्होंने कौन सा तजुर्बा इस्तेमाल किया? जामुनी सब्ज सल्फर बैक्टीरिया। जब उन्होंने जामुनी सब्ज सल्फर बैक्टीरिया को खाने के लिए H2S दिया तो उनको बाहर सिर्फ क्या देखने को मिला? सल्फर। इसका मतलब हाइड्रोजन अंदर रह गया। इसका मतलब हाइड्रोजन को उसने अंदर किस लिए इस्तेमाल किया? अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट। और बाहर उसने क्या किया? सल्फर। तो वही तजुर्बे को उन्होंने किसके ऊपर अप्लाई कर दिया? पौधे के ऊपर। अभी बात क्लियर हुई ना?
इसका इन्हिसार जुए पर होता है, ना कि ऑक्सीजन पर। इससे ये नतीजा निकाला कि सब्ज पौधों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कहां से आती है? H2O से आती है। जवाब मैं बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आगे लिखिए, लेकिन मैं ये चाह रहा था ये पहले तुमको बात समझ में आए तब मैं वो लाइन बोलूं। इसका मतलब जो भी ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में आती है वो कहां से आती है? वाटर से। क्यों आती है? क्योंकि पानी किसकी मौजूदगी में टूटता है? सूरज की। इसीलिए हमने बोला कि सूरज की रोशनी भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। सूरज की रोशनी की वजह से पानी टूटता है और पानी टूटने की वजह से ऑक्सीजन बाहर खारिज होती है और हाइड्रोजन अंदर इस्तेमाल होती है। और वही हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेंगी तो क्या बनाएगी? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज निशास्ता। पहले जो हमने पढ़ा याद है ना? इसके बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक की मदद से साबित किया गया। बाद में यह हुआ कि ये तजुर्बे के बाद उन्होंने एक और तजुर्बा किया और उस तजुर्बे में उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? रेडियो आइसोटोप्स। किसका इस्तेमाल किया? रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप किसको बोला जाता है? रेडियो आइसोटोप बोला जाता है जिसके अंदर आइसोटोप हम किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा। आइसोटोप किसको बोलते हैं? जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अलग, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम। उनका केमिकल फॉर्मूला अलग होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम। उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। और रेडियो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जो रेडिएशन खारिज करते हैं, शुआ खारिज करते हैं, लाइट। जैसे अभी आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें आपको अलग अलग जगह पे लाइट दिखाई दे रही है। ये लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन अंदर गया या जब यहाँ पर हाइड्रोजन अंदर गया तो वो हाइड्रोजन कौन सा वाला हाइड्रोजन है? रेडियो। कि जब वो अंदर जाएगा तो वहां से क्या खारिज करेगा? लाइट। जैसा आप यहाँ से कहीं चले गए तो आप घर जाने के बाद फोन कर दें कि मैं पहुंच गया। क्यों बता रहे हैं? आप इंडिकेट कर रहे हैं आपकी मौजूदगी, आप जाहिर कर रहे हैं कि अभी आप कहां पर मौजूद है। आप अभी घर पर मौजूद है तो आपने फोन लगा के बोला, तो हमको ये मालूम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन कहां पर है, हाइड्रोजन कहां पर इन्वॉल्व हुआ। तो हम ये करें कि हाइड्रोजन कहां इन्वॉल्व होता है? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। अब इसको मालूम करने के लिए हमने क्या किया? हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगा दिया? आइसोटोप। यानी ऐसा हाइड्रोजन हमने बनाया जो कार्बोहाइड्रेट में जाने के बाद वहां से क्या खारिज करेगा? लाइट। इससे हमको ये समझ में आएगा कि जब पानी टूटा तो पानी टूटने के बाद हवा में ऑक्सीजन खारिज हो गए, लेकिन वो जो हाइड्रोजन था वो कहाँ गया? तो हम बोल रहे कि वो हाइड्रोजन कहाँ गया? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ कि 6 कार्बन और 12 पानी के मॉलिक्यूल, उनकी वजह से क्या बनेगा आपके पास? एक ग्लूकोज। इसीलिए हम कहते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और साथ में क्या खारिज होता है? पानी। और साथ में क्या खारिज होती है? ऑक्सीजन। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि C6H12 यानी क्या है? ग्लूकोज है। और पानी से क्या खारिज होती है? ऑक्सीजन। और इसको रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के जरिए क्या कर दिया गया? फिर साबित कर दिया गया। तो इस तरह से ये बात आगे चल के साबित हुई कि हमारे पास जब भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, उस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए पौधे को कितने कार्बन इस्तेमाल करना पड़ेगा? 6। पौधे को कितने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करना पड़ेगा? 6। और कितने पानी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा? 12। नतीजे में जाके आपके पास क्या बनेगी? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि जो 12 वाटर मॉलिक्यूल है वो 12 वाटर मॉलिक्यूल आगे चल के आपको क्या देने वाले? 12 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई। तो ये सिंपल सा पूरा एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बात साबित हुई कि जो भी तजुर्बा होता है उस तजुर्बे के अंदर ये होता है कि आसानी के जरिए इस बात को मालूम करने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से ये प्रोसेस हमारे पास होता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ प्रेस्ली। दूसरे साइंटिस्ट है जॉन एंजनहाउस। तीसरे साइंटिस्ट है E.W. एंजलमैन। चौथे साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? आगे उसका नाम अभी भूल गया मैं भी। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया? अलग अलग तजुर्बात के जरिए ये बात साबित की कि फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और उस फोटोसिंथेसिस के अमल में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी की बहुत ज्यादा क्या होती है? अहमियत होती है। अगर उनमें से कोई एक चीज नहीं रहेगी तो ज़ियाई तालीब का अमल। ठीक है, इससे आगे बात हम करेंगे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
भास्कर क्या